ओके, वेलकम बैक क्लास। ये हमारा जो सेकंड वीडियो है, इट्स अ पार्ट 2 ऑफ द लास्ट लेसन, शॉर्ट वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस का। सो ठीक है, ज्यादा टाइम को हम वेस्ट नहीं करते हैं, अपना स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं मैं। ओके, अब आपको यू कैन ऑल सी माई स्क्रीन। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना क्वेश्चन यहाँ तक कर दिया था, कंप्लीट कर दिया था, एंड आई होप जब तक ये वीडियो है आप लोगों ने सभी ने पूरे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लिए होंगे, एटलीस्ट रिटन पार्ट तो कर ही लिया होगा। नाउ मूविंग ऑन, 10th क्वेश्चन में आते हैं। योर 10th क्वेश्चन इज, हु डिड एम हैमिल ब्लेम फॉर द निग्लेक्ट ऑफ लर्निंग ऑन द पार्ट ऑफ बॉयज लाइक फ्रेंड्स। ठीक है ना, ये क्वेश्चन जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इट्स जस्ट दैट कि इसे थोड़ा सा और इलेबोरेट करके यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है ना, एम हैमिल ने किसको ब्लेम किया है, किसको दोष दिया है जिन्होंने निग्लेक्ट करा लर्निंग। ठीक है ना, फॉर द निग्लेक्ट ऑफ लर्निंग ऑन द पार्ट्स ऑफ बॉयज लाइक फ्रांस, यानी फ्रांस जैसे जो लड़के थे, ठीक है ना, जो सीख नहीं पाए थे, उसका कारण क्या था, किन लोगों को वो दोष दे रहा था। क्वेश्चन ये कह रहा है सिंपल वर्ड्स में। सो अब जो है यहाँ पे आपका है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसको। एम हैमिल ब्लेम द हैबिट्स ऑफ द पीपल ऑफ एलसेक। एम हैमिल जो थे वो लोगों, एलसेक के लोगों को दोष दे रहे थे, उनकी आदतों को दोष दे रहे थे। ठीक है ना, यहाँ पे किस चीज की हैबिट थी, हैबिट मतलब कैसी आदतें थे। ठीक, उन आदतों को डिस्कस करके हम बताएंगे कि किनको वो दोष दे रहे थे। ठीक है, एम हैमर पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद समझते हैं। एम हैमर blamed the habits of the people of Elsec. He commented that Elsec's people depends on tomorrow's learning. They do not believe in present time. They don't appreciate the opportunities they have. They force their children to go to mills or farms to earn money. So the children never came to school regularly. He also blamed himself. Sometimes he never paid attention on what students were actually learning. चलिए अब समझते हैं इस आंसर को। एम हैमल जो थे वो ब्लेम कर रहे थे एलसेक की के लोगों की आदतों पर, यानी जो पीपल ऑफ एलसेक थे उनकी जो हैबिट्स थी वो उनको ब्लेम कर रहे थे। क्या वो आदतें थी, क्या वो हैबिट्स थी। वो कमेंट करते हैं कि जो एलसेक के लोग थे वो डिपेंड करते थे, पीपल डिपेंड्स ऑन टुमारोज लर्निंग। जो लोग थे वो कल सीखने की आदत पर डिपेंड थे, निर्भर थे। ठीक है ना, यानी वो किस चीज पे, कि हम कल सीखेंगे। टुमारोज लर्निंग से क्या मतलब निकल कर आता है, कल सीखेंगे, कल करेंगे, अभी आज रहने देते, कल से करेंगे। ये जो आदतें थी, ये जो हैबिट्स थी, वो उससे नाराज थे। दे डू नॉट बिलीव इन प्रेजेंट टाइम। वो आज के समय पे बिलीव जैसे करते ही नहीं थे। दे डू नॉट बिलीव, भरोसा ही नहीं करते थे, कि जो प्रेजेंट टाइम है वो उस पर भरोसा नहीं करते थे। वो अप्रिशिएट नहीं करते थे जो अपॉर्चुनिटीज उनके पास थी, यानी जो अपॉर्चुनिटीज, अवसर, अपॉर्चुनिटीज माने क्या हो जाता है, अवसर जो उन्हें मिल रहे थे, वो उसको अप्रिशिएट नहीं करते थे, उसकी सराहना नहीं करते थे। मीन्स वो उन्हें निग्लेक्ट कर देते थे कि हाँ हो गया, कल कर लेंगे, आज है तो अभी है तो कल भी रहेगा, ये एटीट्यूड। दे फोर्स देयर चिल्ड्रन टू गो टू मिल्स और फार्म्स टू अर्न मनी। वो अपने बच्चों को वो मीन्स फोर्स करते थे कि या तो वो मिल में जाए, या फिर फार्म में जाए, या तो फैक्ट्री में जाए, या तो खेतों में जाए पैसे कमाने के लिए। सो द चिल्ड्रन नेवर केम टू स्कूल रेगुलरली। और इसी वजह से जो बच्चे थे वो कभी भी स्कूल रेगुलरली नहीं आते थे। ही ऑल्सो ब्लेम्ड हिमसेल्फ, वो अपने आप को भी ब्लेम करते थे। समटाइम्स ही नेवर पेड अटेंशन ऑन व्हाट स्टूडेंट्स वर एक्चुअली लर्निंग। साथ ही साथ क्यों, क्योंकि वो ज्यादातर पेड अटेंशन यानी ध्यान नहीं देते थे कि स्टूडेंट एक्चुअल में क्या लड़ रहा है, वाकई में या सही तौर पे क्या सीख रहा है, वो उस पे भी ध्यान नहीं देते थे। अब दैट्स द थिंग, यहाँ पे वो उन्होंने खुद को भी एंड में दोष ठहराया है, ब्लेम किया है, एंड साथ ही साथ किसको किया है, पेरेंट्स को भी किया है। सो हमें ये समझना होगा कि यहाँ पे वो इकलौते बच्चों को दोष नहीं देते। ठीक है, उनका पार्ट तो है कि उन्होंने करा ही नहीं। ठीक है ना, जैसे उन्हें अगर कोई सिखा रहा है तो उन्हें भी सीखना चाहिए। ठीक है ना,
लेकिन साथ ही साथ वो क्या चीज को कर रहे हैं कि पेरेंट्स ने भी ध्यान नहीं देते थे कि उनका बच्चा क्या सीख रहा है क्या नहीं सीख रहा है। ऑल्सो वो भी नहीं ध्यान देते थे, अच्छा नहीं सीख रहा, हो गया, नहीं सीखता तो ना सीखे, मैंने बढ़ा दिया, दैट्स इट। तो वो तीनों कम्युनिटी को, तीनों जो कम्युनिटी यहाँ पे कौन आ जाएगी, खुद की टीचर, एज अ टीचर कम्युनिटी, एज अ पेरेंट कम्युनिटी एंड एज अ स्टूडेंट कम्युनिटी, उन सभी को वो दोष दे रहा है। एंड ऑल्सो ये आज भी हमारे यहाँ चलता है, इट्स नॉट दैट कि ये पहले से चलता है, हमारे यहाँ आज भी ऐसी कई चीजें हो जाती हैं कि हमारे पेरेंट्स जो रहते हैं वो हम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो कि हमारे टीचर्स क्या सिखा रहे हैं, हम क्या सीख रहे हैं स्पेशली, ठीक है ना। एज अ स्टूडेंट्स हम लोग भी ये करते हैं कि हम, हो गया नहीं आ रहा है समझ में तो हम, मीन्स आगे बढ़ने के नहीं आया, चलो छोड़ो, जाने दो, टीचर ने, मैंने तो पढ़ा दिया, बच्चा समझे ना समझे वो जाने। दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड एक्चुअली हमेशा से एक प्रॉब्लम रही है एजुकेशन सिस्टम में, ठीक है ना। तो इसी चीज को यहाँ पे अल्फांसो ने बताया है अपनी कहानी द लास्ट लेसन में। आई होप आ गया होगा, ये इसकी हिंदी है, ठीक है ना। आई होप आप लोगों ने अब तक तो पढ़ ही लिया होगा, समझ भी लिया होगा। ये जस्ट है कि हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये वीडियो जस्ट ये है, ठीक है ना। इस चलिए, अब वैसे भी मैं चाहता हूँ कि आपका डाटा डेटा भी क्या कहते हैं थोड़ा खर्च हो, है ना। जो डेटा आप लोगों को मिलता रहता है जियो से, वो भी थोड़ा खर्च होना चाहिए, तो इसलिए वीडियो देखिए। नाउ 11th में, व्हाट वाज अनयूजुअल अबाउट एम हैमल्स ड्रेस ऑन हिज लास्ट डे इन द स्कूल। अब क्या अनयूजुअल था, मींस क्या डिफरेंट था, है ना, रेगुलर से एकदम अनयूजुअल था, क्या चीज विचित्र थी एम हैमिल की ड्रेस उस दिन लास्ट डे, जो स्कूल में उनका लास्ट डे था, क्या अलग था उनकी ड्रेस में, डिस्कस कर ऑलरेडी चुके हैं, समझ लेते हैं। M. Hamill had put on his ceremonial clothes on his last day. He was wearing a beautiful green coat, a frilled shirt, and a little black hair, actually ये embroidered silk cap. Just let me correct. ये word जो है, मैं से एक मिनट, ब्लैक, ओके, सेव भी कर देता हूँ, हाँ ठीक है, प्लीज इसे अपनी कॉपी में ठीक कर लीजिएगा। लिटिल ब्लैक एम्ब्रॉयडरी सिल्क कैप, ये मेरी मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई मुझसे, ठीक है ना। चलिए, लेकिन आप सुधार लीजिएगा प्लीज, मैं व्हाट्सएप में भी कर दूंगा, मैं बता भी दूंगा मैसेज में, ठीक है। एम हैमर हैड पुट ऑन हिज सेरेमोनियल क्लोथ्स ऑन हिज लास्ट डे, अपने जो सेरेमोनियल क्लोथ्स थे वो उन्होंने पहने थे। सेरेमोनियल माने क्या होता है, मींस किसी स्पेशल ओकेजन के लिए, जैसे हम ड्रेसेस नहीं निकाल के रखते, उस तरह के कपड़े उन्होंने पहन रखे थे। उन्होंने ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना था, फिरल्ड काइंड डिजाइन की शर्ट पहनी थी, और जो सिल्क कैप थी उनकी, रेशम की जो टोपी थी ब्लैक कलर की, वो पूरी तरह से एम्ब्रॉयडरी थी, माने उसमें मींस काशी मींस डिजाइन धागों से बनाया गया था, ठीक है, सिंपल है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12th क्वेश्चन, व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स टू मी, एक्सप्लेन। ये जो थंडर क्लैप है, ये शब्द मेरे लिए थंडर क्लैप की तरह थे, ठीक है ना। बिजली की तार, अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ, थंडर माने क्या होता है, आसमान की बिजली हो गए थे, क्लैप मीन्स ताली, तो बिजली की ताली मीन्स एक, जो मीन्स एक शॉकिंग, ठीक है ना, एक शॉकिंग न्यूज, एक शॉकिंग बैड न्यूज को हम कह सकते हैं थंडर क्लैप। तो एम हैमिल मेड एन अनाउंसमेंट, एम हैमिल ने, पहले मैं पढ़ लेता हूँ फिर इसको समझाते हैं, ओके। M. Hamel made an announcement. He told his students that it was their last French lesson. He told them an order came from Berlin. According to that order, now only German language would be taught in all the schools of Alsace and Lorraine. This announcement was a thunderclap to France. He was surprised and shocked on hearing the announcement. ठीक है, ये है। अब एम हैमल ने एक अनाउंसमेंट करी, एक घोषणा करी, उसने अपने स्टूडेंट्स को बताया कि आज उनका लास्ट फ्रेंच लेसन है, सेकेंड लाइन जो आपकी कह रही है, उसने बताया कि एक ऑर्डर आया है बर्लिन से, इस ऑर्डर के अनुसार अब से केवल जर्मन भाषा सिखाई जाएगी एल्सेक एंड लॉरेन के स्कूल्स में। ये अनाउंसमेंट, ये जो घोषणा थी, फ्रांस के लिए एक थंडर क्लैप की तरह था,
ही वॉज सरप्राइज्ड, वो काफी सरप्राइज्ड भी हो गया था और शॉक्ड भी हो गया था, उसे काफी झटका भी लगा था ये अनाउंसमेंट सुनकर, ठीक है ना। ही वॉज मीन्स एकदम से क्या हो गया कि हिज टीचर इज नॉट गोइंग टू बी देयर, a new teacher would come, he will teach another language which is not his own, जो कि उसकी खुद की नहीं थी। so these all made him a means उसका जो presence mental stability थी वो हिल चुकी थी। ये क्वेश्चन है, जस्ट नॉट सॉरी। तो ये आपका 12th क्वेश्चन है। नाउ मूविंग ऑन, अब आपके 4th क्वेश्चन में आते हैं। What tempted Franz think of running away from school that morning? जस्ट होल्ड ऑन ना, मैं 1 सेकंड के लिए पॉज कर रहा हूँ। चलिए, ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। चलिए अब 13 क्वेश्चन पे हम आते हैं। What tempted Franz think of running away from school that morning? फ्रांस क्यों उस दिन स्कूल से भागना चाहता था? क्या चीजें उसे टेम्पटेड कर रही थी, ललचा रही थी, अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही थी? टेम्पटेड माने क्या होता है? अट्रैक्ट करना। उस दिन जब वो था, ये सबसे पहला इंसिडेंट है कि जो फ्रांस है वो सबसे मीन जैसी शुरुआत होती है, हम जानते हैं दैट की स्टोरी की बिगनिंग में ही कि दैट ही डजंट वांट टू गो टू स्कूल, बट एक और चीज हो रही थी, समथिंग वाज अन इंसिडेंट मींस था जो उसे अट्रैक्ट कर रहा था। कुछ इंसिडेंट्स थे या मोमेंट्स कह लीजिए, या फिर मींस कुछ ऐसे व्यूज थे जो उसे अपनी तरफ आकर्षित कर रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे, टेम्पटेशन ला रहे थे। वो टेम्पटेशंस क्या थी? क्वेश्चन ये है। फ्रांस feared that M. Hammer would scold him. फ्रांस को ये डर था कि एम हैमर उसे डराएंगे, मींस डांटेंगे, स्कोल्ड करेंगे मींस डांटेंगे। ही अफ्रेड, उसे डर था, because he did not prepare his lessons on participles. Beside the warm weather, the chirping of birds and the drilling of Persian soldiers were tempting him to stay away from the school. उसे इस चीज का तो डर था ही, है ना? किस चीज का डर था? कि जो उसके क्या कहते हैं टीचर है हैमल, वो डेफिनेटली गोइंग टू स्कोल्ड हिम बिकॉज ही हैजंट प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट, क्योंकि उसने अपने आप को तैयार नहीं किया था टेस्ट के लिए। साथ ही साथ इसके बावजूद जो वार्म वेदर था, ठीक है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि फ्रांस है, ठंडा देश है, तो वहां पे जैसे हमारे यहाँ सर्दियों में जब कुछ धूप निकलती है तो कैसा लगता है, बाहर मीन्स क्लास में बैठने का मन नहीं करता, बाहर बैठने का मन करता है। तो वैसे ही सीजन था, कुछ वार्म वेदर था, चिपरिंग ऑफ बर्ड्स थी। चिपरिंग ऑफ बर्ड्स माने क्या होता है? बर्ड्स जब साउंड करती हैं एक साथ तो हम उसे चिपरिंग, चहकना कहते हैं। जो मार्च थे पर्शियन सोल्जर्स के, ये सारी चीजें उसे अट्रैक्ट कर रही थी, टेम्प्ट कर रही थी कि वो स्कूल ना जाए। ये भी एक रीजन था, ये भी एक रीजन था, ठीक है ना। प्लस जो मेन रीजन ये था दैट उसने अपने लेसन को प्रिपेयर नहीं किया था। ये फर्स्ट रीजन था, एंड द सेकंड रीजन वाज ये। तो ये है आपका, इसकी हिंदी ऑलरेडी आपको दी गई है। मूविंग ऑन, आते हैं अपने 14th क्वेश्चन पे। आई होप आपको इतना आ गया होगा। आपने वैसे मेरे ख्याल से मेरे स्टूडेंट्स इतने हैं बहुत इंटेलिजेंट कि उन लोगों ने पहले से ही सब समझ लिया होगा, ठीक है ना। एंड आई होप अभी वो आगे की तैयारी कुछ कर रहे होंगे। तो मूविंग ऑन, व्हाट मेड एम हैमल क्राई टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास? एम हैमल क्यों क्राई करते हैं, क्यों रोते हैं क्लास के एंड में, क्लास के खत्म होने पे? ये है क्वेश्चन, पढ़ते हैं। M. Hamel was teaching French for the last 40 years. Now, after the order from Berlin, he was leaving his country. To show his sorrow, he wrote "Long live France" on the blackboard. During writing these words, he was crying. He was emotionally broken as his country was no longer of him. फिर से है ये लाइन को जरा अच्छे से। During writing these words, he was crying. He was emotionally broken as his country was no longer of him. ठीक है। एम हैमिल जो थे वो फ्रेंच सिखा रहे थे लास्ट 40 पिछले 40 वर्षों से।
नाउ अब बर्लिन से जो ऑर्डर आया था, ही वॉज लीविंग हिज कंट्री, वो अपनी कंट्री को छोड़ के जा रहे थे। अपना सॉरो, अपना दुख दिखाते हुए उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा, लॉन्ग लिव फ्रांस, विवे ले फ्रांस। ड्यूरिंग राइटिंग, लिखने के दौरान, ड्यूरिंग मतलब दौरान, लिखने के दौरान ही स्टार्टेड क्राइंग, वो रोने लग गए थे। ही वॉज इमोशनली ब्रोकन, यानी भावनात्मक, सोचो मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ हिंदी की, भावनात्मक रूप से वो काफी टूट चुके थे। ही वॉज ब्रोक इमोशनली, कि अब उनकी कंट्री उनकी नहीं रही, उन्हें अपनी कंट्री से नाता तोड़ना पड़ेगा। तो ये वजह थी उनके क्राई की, उनके रोने की। ठीक है, आई होप ये आंसर आपको समझ में आया होगा। मूविंग ऑन टू अवर 15th क्वेश्चन, हम अपने 15वें क्वेश्चन में आते हैं। What did M. Hamel tell them about the French language? What did he ask them to do and why? M. Hamel फ्रेंच लैंग्वेज में क्या कहते हैं? What did M. Hamel tell them about the French language? M. Hamel जो है उन्हें फ्रेंच लैंग्वेज के लिए क्या कहते हैं? What he was trying to tell. What did he ask them to do and why? वो उनसे क्या करने के लिए कहते हैं और क्यों करने के लिए कहते हैं? यहाँ पे वो किससे की बात करें? विलेजर्स की, अपने स्टूडेंट्स। ठीक है। M. Hamel told his students that the French language was the clearest, most logical, and most beautiful language in the world. He asked them to safeguard the French language. He told them to never forget it. He explained that this is the key of their freedom. Language is one of the powerful weapons which cannot be defeated. M. Hamel बताते हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो सबसे ज्यादा क्लियरेस्ट है, सबसे ज्यादा लॉजिकल है और सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल लैंग्वेज है दुनिया की। वो इसे सेफ गार्ड, इसकी सेफ गार्ड मतलब रक्षा करने के लिए बोलते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज की रक्षा करने के लिए भी वो बोलते हैं। ही टोल्ड देम, वो उन्हें कहते हैं कि वो इसने कभी ना भूले, अपनी लैंग्वेज को वो कभी ना फॉरगेट करें। ही एक्सप्लेन्ड दैट दिस इज द की ऑफ देयर फ्रीडम, वो उन्हें समझाते हैं कि यही चाबी है उनकी आजादी की। लैंग्वेज इज वन ऑफ द पावरफुल वेपन्स विच कैन नॉट बी डिफीटेड, भाषा एक सबसे ताकतवर हथियार है जिसे हराया नहीं जा सकता, जिसे डिफीट करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो ये चीज कहते हैं, दे नीड टू safeguard it, they need to protect it, they need to learn it, because it is going to help, है ना, क्योंकि ये उनकी मदद करेंगे किस में, उनकी किस में बता सकते हैं? प्रिजन, है ना, प्रिजन से निकलने के लिए, जेल से निकलने, जेल किस चीज की, जो एक कल्चर, एक लैंग्वेज की जो जेल अब क्रिएट होने जा रही है, उससे उन्हें कौन फ्रीडम दिलाएगा? उनकी लैंग्वेज, उनकी खुद की लैंग्वेज। देखिए, लैंग्वेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अस, लैंग्वेज जो होती है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होती है, बिकॉज इफ वी आर नॉट गोइंग टू अप्रिशिएट अवर ओन लैंग्वेज, how we can think that other people, other country going to respect it? तो हम ये कैसे एक्सपेक्ट कर लें कि दूसरे वाले लोग उसके सम्मान करेंगे? सो द फर्स्ट थिंग, वी नीड टू रिस्पेक्ट इट, लर्न इट एंड हैव टू एक्सेप्ट इट। हमें सबसे पहले उसका रिस्पेक्ट करना होगा, सीखना होगा और उसे अपनाना भी होगा। ठीक है ना? बिकॉज व्हाट हैपेंस, हम दूसरी लैंग्वेज के चक्कर में हम अपनी लैंग्वेज को, अपनी कल्चर को भूलते जा रहे हैं। ये स्टोरी को देखिए, सोचिए ये स्टोरी कब लिखी गई थी, एंड आज भी इस तरह के इंसिडेंट्स, इस तरह की सिचुएशंस हम लोग फेस कर रहे हैं। तो आई होप आपको यह आ गया होगा, बहुत ही सिंपल लाइंस में लिखा गया, हिंदी भी दे रखी है। तो ये आपका था 15। नाउ मूविंग ऑन, किस पे आएंगे हम? 16। व्हाट डिड फ्रांस सी व्हेन ही पास द टाउन हॉल? फ्रांस क्या देखता है जब वो टाउन हॉल को पास करता है? ठीक है ना, टाउन हॉल से गुजरते हुए, पास मतलब वहां से गुजरते हुए वो क्या देखता है? When France passed the town hall, he saw a crowd in front of the bulletin board. He thought himself that what's the matter? Sorry, what's the matter is what's sorry, is he knew that something bad news must be there in there.
as he was getting late, so he did not stop over there. जब फ्रांस वहां से टाउन हॉल से गुजरता है, he saw a crowd in front of the bulletin board. वो क्या देखता है? क्राउड देखता है, भीड़ देखता है बुलेटिन बोर्ड के पास, ठीक है ना? he thought himself what the matter is. what the matter is, क्या मामला हो सकता है, ठीक है ना? he knew, उसे पता था, something bad news must be in there. कुछ तो बुरी खबर होगी उसके अंदर, बुलेटिन बोर्ड के अंदर कुछ ना कुछ बुरी खबर होगी. as he was getting late, अब क्योंकि उसे लेट हो रहा था, so he did not stop over there, इसलिए वो वहां रुका नहीं, और that's the reason वो वहां पे रुका नहीं. ठीक है, तो ये था आपका कि because he knew that something bad news is hung up on there on the bulletin board, लटकी होगी बुलेटिन बोर्ड के ऊपर, and this is the reason he didn't stop, और इसी वजह से रुका नहीं. जब उसे पता है कि बुरी न्यूज है तो वो क्यों देखे. ठीक, तो ये था. अब मूविंग ऑन, 17 क्वेश्चन. Why did M. Hamel not scold France when the latter fumbled with the rule of the participle? अब एम हैमिल ने फ्रांस को क्यों नहीं स्कोल्ड किया जब वो पार्टिसिपल्स के रूल बताते वक्त मींस फैम्बर्ड कर गया था, घबरा सा गया था, ठीक है ना, डर सा गया था, हड़बड़ा गया सा था, बोल नहीं पाया था, विच यू ऑल डू जब आप लोगों से पूछो. चलो मूविंग ऑन. एम हैमिल डिड नॉट गॉट एंग्री ऑन फ्रांस. एम हैमिल उसके ऊपर एंग्री नहीं हुए थे. ही न्यू दैट टुडे वाज हिज लास्ट क्लास. उनसे पता था आज उसकी लास्ट क्लास है. सो ही wanted to be as kind as he could. So इसी वजह से वो जितना हो सकते थे उतना दयालु, उतना काइंड होना चाहते थे. ऑल्सो साथ ही साथ वो इमोशनल भी थे उस दिन. उस दिन वो क्या थे? बहुत ही ज्यादा इमोशनल थे. He also realized that France was feeling bad already. और साथ ही साथ उन्हें ये भी रियलाइज हो गया था, एहसास हो गया था. क्या एहसास हो गया था? That he is already feeling bad, that he has not prepared for the test. उसे खुद ही बुरा लग रहा था कि वो टेस्ट के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है. So that's the reason he didn't shout at him at all. इसी वजह से वो उसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं चिल्लाए थे उस दिन. ठीक, 17 क्वेश्चन भी आप लोगों का हो गया है, ठीक है ना. नाउ 18 क्वेश्चन पे आते हैं, फिर आपका लॉन्ग हो जाएगा, ये अनदर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. 18 क्वेश्चन में हम आपके आते हैं. सॉरी, जल्दी जल्दी में थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो ही जाती है. When France reached his school, what हाँ, when France reached his school, what unusual situation did he observe? जब फ्रांस स्कूल पहुंचता है, reached मतलब पहुंचता है, तब वो क्या अजीबो गरीब चीजों को, सिचुएशंस जो रहती हैं, स्थितियां रहती हैं, उन्हें ऑब्जर्व करता है, महसूस करता है. तो क्या करता है? यूजुअली क्या होता है, ज्यादातर नॉर्मली क्या होता है, आमतौर पे कॉमनली, there used to be a great hustle and bustle when the school began. The opening and closing of the desk, reciting of lessons in unison, and the hitting of the teacher's ruler on the table. All these noises were common. These noises could easily be listened on the streets. But that day, everything was silent like Sunday morning. अब ज्यादातर क्या होता है, हसल बसल रहता है. स्कूल जब शुरुआत होती है तो बहुत ही ज्यादा हसल बसल यानी भगदड़, आवाजाही, शोरगुल, ये सारा जब भी स्कूल होता है. जब हम नॉर्मली स्कूल में आते हैं तब क्या रहता है? मॉर्निंग बेल, असेंबली में लेट होना, स्टूडेंट्स का क्लास में जाना, बातें करना, चहल पहल, ये सब सारी जो नॉइज रहती है वो सुनाई देती है बाहर से ही, और हमारे स्कूल की तो रोड तक सुनाई देती है. द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द डेस्क, जो डेस्क में जो ड्रॉज होते हैं उनका खुलना बंद होना, रिसाइटिंग ऑफ लेसन्स इन यूनिसन, एक साथ रट्टा लगाकर चैप्टर्स को रिसाइट, दोहराना, पढ़ना, और कुछ टीचर्स का रूलर टेबल पर हिट करना, ठीक है ना, बड़ा सा रूलर से ठक ठक करना, शांत करवाना, ये सारी नॉइजेस सुनाई देती हैं, बहुत ही कॉमन है. इन नॉइज को आसानी से वो ये भी कहते हैं स्ट्रीट्स यानी सड़कों पे भी सुना जा सकता था. लिसन मतलब सुनना, सुना जा सकता था.
लेकिन बट दैट डे एवरीथिंग वाज साइलेंट, लेकिन उस दिन सब कुछ साइलेंट था, जैसे कि संडे की मॉर्निंग्स को रहता है, जैसे कि जो रविवार की सुबह होता है साइलेंट रहता है, वैसा उस दिन था। तो ये आपके कुछ क्या कहने चाहिए शॉर्ट वैल्यू बेस्ड जो थे इन टर्म्स ऑफ बोर्ड प्रिपरेशन क्लास 12 के, ये क्वेश्चन आंसर्स हमने डिस्कस किए पार्ट 1 और ये पार्ट 2 में। इस तरह के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी आएंगे इसी से मिलते जुलते, सो प्लीज इन्हें प्रिपेयर करिए। मैं ये नहीं कहता कि यही क्वेश्चंस आएंगे, पर इनसे रिलेटेबल ही आने हैं, इन्हीं को घुमा फिरा के क्वेश्चंस को पूछा जाएगा, ठीक है ना। सो आई होप आपके कुछ ये जो वीडियो है प्रिपरेशन में कुछ हेल्प करेगी। पीडीएफ तो है, नेक्स्ट वीडियो में जो हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। उसकी भी हिंदी जैसे कि है आपके पीडीएफ में तो ऑलरेडी है, तो पढ़ लीजिएगा एक बार, ताकि जब आप वीडियो देखें तो आपको और अच्छे से तुरंत एक ही बार वीडियो देखने में समझ में आ जाए। सो इस क्लास के लिए इतना ही, आज के लिए काफी है। एंड वन मोर थिंग, आई होप आप अपने जो क्या कहते हैं असाइनमेंट्स हैं उनको बना रहे होंगे। आप अपने क्या कहते हैं अपने फोन में आपने वर्ड कोच लिख लिया होगा, मींस इंस्टॉल कर लिया होगा अपने फोन में, एंड डेली जो उसके वर्ड्स आते हैं उन वर्ड्स को आप अपनी कॉपी में मेंटेन करेंगे। ये आपका इंग्लिश का असाइनमेंट है, सो प्लीज डोंट टेक इट लाइटली, ठीक है ना। अब हम ये चीज को यहाँ पे एंड करते हैं क्लास को, ठीक है। ओके, थैंक यू ऑल।